हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 11 में। इससे पहले हम लोगों ने 10 क्लास को ऑलरेडी कर रखे हैं, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति से जितने सारे तरह के थ्योरी एंड ट्रिक एंड क्वेश्चंस बन सकते थे, वो सारे के सारे जो है वो इस वीडियो में इंक्लूड है। आप देख सकते हैं आपका जो है वो पूरी की पूरी जो है वो व्यवस्था से लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी आपको नोट्स की लिंक जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या तो फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी आपका जो है वो ये नोट से प्रॉपर तरीके से तैयार है, और इसको जो है वो आप आराम से अच्छे से रख सकते हैं। और उसके बाद इसके थ्योरी के साथ साथ आपको जो है वो इसमें देखने को सबसे अच्छी चीज जो मिलती है वो आपका जो है वो शुरू से लेकर के अंतिम तक जो है वो राष्ट्रपति रहे हैं वो उन सारे की सारी मैंने ट्रिक से याद कराने की आपको जो है वो कोशिश की है बहुत ज्यादा। और उसमें बहुत ज्यादा ट्रिक का इस्तेमाल भी किया है, तो आप उनसे भी याद रख सकते हैं। बुलेट बिल्कुल ट्रिकी है। और ट्रिकी के अलावा अलावा मैं जो है वो गूगल से उठा करके पूरी की पूरी ये जो है वो लिस्ट आपके सामने रख दिया, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप जो है वो यहाँ से भी मैं जो है पूरी की पूरी ये सब जो है वो ट्रिक से याद आपको करवाने वाला हूँ। और ये आपको जो है बिल्कुल एकदम टिप्स पे याद रहेंगे। इसमें कोई जो है वो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आराम से आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि मैं जो है थ्योरी कराने के बाद जो है वो ऐसे ही बाकी लोगों की तरह नहीं छोड़ता हूँ, बल्कि आपको जो है वो उस तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने जो है वो थ्योरी पढ़ा, उसी के साथ-साथ हम लोगों ने क्या-क्या अच्छे-अच्छे जो रिलेटेड हो सकते थे, उन सारे के सारे पिछले सालों का जो है वो क्वेश्चन को इंक्लूड भी किया है। तो उससे भी आप रिलेट कर पा रहे हैं कि हमारा जो ट्रिक जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके अलावा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि आप जो है यहाँ पे लगभग-लगभग मेन-मेन चीज़ जो मेंस में आए गए, यूपीएससी में आए हैं, उनका जो है वो मेन-मेन आपका जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और बिल्कुल एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी से तैयार की गई है ये नोट्स को। और इतनी ज़्यादा जो है वो मेहनत करने के बावजूद भी बावजूद आपका जो है वो ये प्रॉपर तरीके से क्लास को आपके सामने पेश किया जा रहा है। तो आप जो है वो इनको जो है वो आप फ़ायदा उठा लीजिए, क्योंकि बाद में फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा। जितने भी देरी तरह के जितने भी टाइम के वीडियो हो जाते हैं, जितने भी टाइम के हो जाते हैं, उनको आप एक बार आराम से छुट्टी-वुट्टी निकाल के आराम से देख लीजिए। अगर आपके पास अभी छुट्टी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो है वो मैं बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक भी यूज़ किया हूँ, और आप ट्रिक से भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग ने इसको शुरू करते हैं, क्या जो हमारा है वो मैटर है। तो चलिए दोस्त, आपका राष्ट्रपति से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, कई लोग ये बोल रहे थे कि राष्ट्रपति से मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन बन ही नहीं पाती है। तो आज के बाद मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि आज के बाद जो है वो राष्ट्रपति से आपका क्वेश्चन नहीं खत्म होएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति यहाँ से शुरू होती है। राष्ट्रपति मतलब होती है प्रेसिडेंट, ये बात तो आपको छोटी-छोटी पता होगा। तो सबसे पहले आती है बामन आती है। आर्टिकल 52, क्योंकि ये कॉमन के एक में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था पिछले वीडियो में, मूल कर्तव्य। आप जो देखते हैं बामन, बामन में अब देखिए कि सबसे पहले सबसे पहले राष्ट्रपति के मामले में क्या मैटर किया जाएगा। भारत का सबसे पहले जो है वो मतलब कि एक राष्ट्रपति होगा, ये तो पता होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये दिया हुआ है 52 में दिया हुआ। यहाँ पे होगा मतलब कि यहाँ शैल भी का प्रयोग है। इसका मतलब है कि खाली नहीं रहेगा, उसका पद जो है वो कभी भी खाली नहीं रहेगा, उसका जो है वो राष्ट्रपति होगा ही होगा। यानी कि जब तक नेक्स्ट राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं होते, तब तक वो जो है पिछले राष्ट्रपति अपना काम करते रहेंगे। और ऐसा नहीं कि वो लागू उसके जो है वो द्वारा कानून बनाया जा रहा है तो वो लागू नहीं होगा। जी बिल्कुल, जब तक वो अपने सीट पर रहेंगे तब तक उनके द्वारा बनाया हुआ कानून और जितने भी सारे तरह के सब प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं कि वो विघटन हो जाएगा।
तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सेकंड चीज, भारत देश का प्रथम नागरिक जो होती है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। एंड मैं आपको बता दूं कि कार्यपालिका का राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। कई लोग मार देते हैं कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां होती है जो बामन में होती है। नहीं, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का जो प्रधान होती है वो आपका राष्ट्रपति होती है। लेकिन कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो होती है वो अनुच्छेद 53 में दिया हुआ है, ऑल पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो है वो आपका 53 में है। किस में है जी? आप कहेंगे 53 में है। अच्छा, उसके बाद आप देख लीजिए जो हो गया कि कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो किसमें है, तो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो आपका किसमें है, तो आप कहेंगे वो आपका 53 में है। मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कोई भी काम होगा तब उस पे जो है वो राष्ट्रपति ही करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति का ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए किसी भी देश के साथ युद्ध होता है, किसी भी देश के साथ शांति समझौता करनी होती है, तो सभी सभी जो है वो मतलब कि जो सभी का जो सलाह है वो आपका राष्ट्रपति की सलाह से ही होती है। क्यों? क्योंकि जो है वो कार्यपालिका की सभी शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। जैसे मान लीजिए किसी भी देश से लड़ाई करना हो, मतलब कि तीनों, अच्छा आपको जो ये पता होगा कि जो आपका जो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष जो होती है वो राष्ट्रपति होती है। जल सेना, थल सेना और आर्मी जो होती है, आर्मी का अध्यक्ष होती है। इन सब का क्या होती है? अध्यक्ष होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में होती है, और जितने भी काम होंगे वो राष्ट्रपति के सहमत से होंगे। ऐसा नहीं कि वो आपके मन से होंगे। अच्छा, अब जो बात आती है वो आती है कि राष्ट्रपति आखिर बन सकता है कौन? ऐसे मुंह उठा के हम चल गए और राष्ट्रपति बन जाएंगे? नहीं, उसके लिए कुछ कुछ योग्यता है जिसको आपको पूरा करनी है, और वो योग्यता है आपके आर्टिकल नंबर 58 में। कितने में है जी? तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका आर्टिकल नंबर 58 में है। कितने में है? आर्टिकल नंबर 58 में है। और उसकी क्वालिटी की बात करता है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। कोई भी इंसान मुंह उठा करके वो नहीं जा सकती। सबसे पहली चीज, सिटीजन ऑफ इंडियन, यानी कि भारत की सबसे पहले तो नागरिक होना चाहिए, जिसकी एज जो होना चाहिए वो आपका 35 ईयर जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि पूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि 35 साल आपका जो है वो 35 साल आपको हो जाना चाहिए, 35 वर्ष हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका तीसरी योग्यता होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राष्ट्रपति का राज्य लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि यानी कि एलिजिबल बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के सदस्य यानी कि मेंबर बनने की जो है वो योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर ना हो, यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि आपको जो है वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहना है। लाभ के पद पर यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो आप। ऐसा जो है वो जो है वो लिखा हुआ कि किसी भी अब लाभ के पद का मतलब कई लोग ये समझ जाते हैं, लेकिन राज्यपाल, मंत्री, ये सब जितने भी होते हैं वो लाभ के पद पर नहीं होते हैं। लाभ का पद का मतलब होती है कि किसी भी सरकारी से जुड़े हुए हैं, किसी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी को जॉब कर रहे हैं, तो ये जो होती है वो लाभ के पद होती है। लेकिन मंत्री जो होती है, राज्यपाल जो होती है, ये सब जो होती है वो आपका जो है वो लाभ के पद पर नहीं काउंट किया जाता है। उसके बाद जो होती है वो चौथी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो आपका हो जाएगी प्रस्तावक, यानी कि प्रपोजल। प्रपोजल जो आपके पास होना चाहिए वो 50 प्रपोजल होना चाहिए, यानी कि 50 प्रस्तावक होने चाहिए, और अनुमोदक जो होना चाहिए वो 50 अपॉइंटमेंट होने चाहिए, यानी कि 50 जो है वो 50 आपका प्रस्तावक होना चाहिए, और 50 ही आपको अनुमोदन भी करना चाहिए। जैसे मैं मान लीजिए विकास हूँ, और मैं जो है वो चले जाता हूँ राष्ट्रपति के पर खड़ा, तो 5 को प्रस्तावक तो हमको कर देगा, लेकिन अनुमोदन करने की बात आता है तो वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो जो 50 को प्रस्तावक रहता है, वो जो उतना ही लोग जो है वो 50 लोग जो है वो उनका अनुमोदन भी कर सकते हैं, यानी कि अप्रूव भी करेंगे, तब जाकर के आप जो है वो राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल होंगे।
इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि 1997 के पहले जो प्रस्तावक जो हुआ करते थे और अनुमोदक जो हुआ करते थे वो 10-10 हुआ करते थे। यानी कहने का मतलब कि 10 को लोग जो है वो प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 10 को अपॉइंटमेंट भी कर रहे हैं यानी कि अप्रूवल भी कर रहे हैं। तो ऐसे में होता है। तो पहले जो है वो 10 लोग आराम से वो कर लेते थे, लेकिन अब जो है वो 50-50 लोग हैं, यानी कि 50 लोग प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और 50 लोग आपको अप्रूवल भी करेंगे, अप्रूव भी करेंगे कि हाँ आप जो है वो बनने योग्य हैं। 1997 मतलब मैं आपको बताया कि 1997 के पहले जो है वो प्रस्तावक 10-10 हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो उसको जो है 50-50 कर दिया गया। अच्छा, जब आप राष्ट्रपति के पद पर इलेक्शन खड़ा हो रहे हैं, यानी कि आपका जो है वो कॉशन मनी इसको कहते हैं, तब जो है वो आपको जो है 25,000 रुपया जमानत राशि के रूप में आपको जो है वो आरबीआई में आरबी 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 आरबीआई में आपको जो है वो जमा कर दी जाती है। यानी कि 25,000 रुपये जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, राष्ट्रपति के जब इलेक्शन लड़ते हैं तब आपको जो है वो आपसे 25,000 रुपया जो है वो आपको आरबीआई में रखना पड़ता है, जमा करना पड़ता है जमानत राशि के रूप में। लेकिन वही बात फिर से है कि 1997 के पहले जो ये जो था वो 15,000 रुपया पहले जो था हाँ, पहले जो था वो 2500 रुपया था, लेकिन अब जो हो गया वो सॉरी अब जो हो गया वो 15,000 रुपया हो गया, लेकिन पहले जो था वो 2500 रुपया था। इतनी बात समझ में आ गया जी? आप कहेंगे बिल्कुल, जमानत राशि के रूप में। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये भी बताना बताना चाहता हूँ कि अगर जमानत राशि आपने 2500 रुपया जो पहले था और आप जो 15,000 रुपया, तो अगर आपका मतलब कोई भी व्यक्ति अगर वो खड़ा हो रहा है और उसको जो है वो वोट का 1/6 वोट उसको नहीं मिलता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? उसके द्वारा जो 15,000 रुपये जो जमा किया जाता है जमानत राशि के रूप में यानी कि कौशिक मनी के रूप में, तो वो जो है वो 1/6% अगर वोट आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो है वो जमानत राशि जब्त कर लिया जाएगा। उनकी जो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। जैसे मैं अगर बताऊँ कि मैं जैसे मान लीजिए चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और अगर जो मुझे है वो वैलिड वोट का 1/6 वोट अगर मिलता है, तब मेरी जमानत राशि वापस कर लिया जाएगा। लेकिन कुल यानी कि टोटल वैलिड वोट का 1/6 6 वोट भी अगर 1/6 मत भी हम लोगों ने नहीं प्राप्त किया, तो हमारी जमानत राशि जो है वो आरबीआई बैंक के द्वारा हमारी जब्त राशि को यानी कि कौशिक मनी को जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद तीसरा जो आती है अगला जो आती है कि दिवालिया ना हो, यानी कि जो है वो उसकी जो माइंडसेट है वो ठीक होना चाहिए, ताकि वो मतलब कि मस्तिष्क उनका मेंटल ना हो, यानी कि पगला ना हो। ऐसा नहीं कि वो राष्ट्रपति उसको बना दिया और दिन भर हंसते रहो हे, ऐसा नहीं हो, बल्कि जो है वो उसको एकदम सुचारू रूप से मतलब उसकी मेंटल मेंटल जो है वो ठीक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के वो राष्ट्रपति वो हंसते रहे, तो ऐसा नहीं होनी चाहिए। ऐसा होगा तो वो बनेगा भी नहीं। अब जो आती है बात यहाँ तक हम लोगों ने वह हो गया। अब आती है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन रीतियां, यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन राष्ट्रपति की निर्वाचन नीति की बात करते हैं। सॉरी, राष्ट्रपति निर्वाचन से हम लोग पहले जो है वो इसके बात कर लेते हैं। क्या है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, यानी कहने का मतलब कि चुनाव में हिस्सा कौन लेता है, यानी कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव में हिस्सा आखिर लेने वाला इंसान है कौन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन हिस्सा लेगा। ऐसा थोड़ा ना है कि हम मुंह उठा के गए और उसमें जो है वो शामिल हो गए। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो हिस्सा कौन लेंगे? अब जो हम और आप तो इसमें नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति का हम और आप जो है वो कोई लेना देना राष्ट्रपति से नहीं है। बस हम लोग जो है वो राष्ट्रपति के मामले में कोई भी इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब इसके मामले में क्या आती है, आर्टिकल नंबर आपका जो है वो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अब आर्टिकल 54 में ये बात कही गई है, क्या कही गई है? तो आर्टिकल नंबर 54 में कही गई है बात, जो कि आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो फिर आप भूलने की कगार पर पहुंच जाइएगा। तो राष्ट्रपति के मामले में कहा गया है कि आपका जो लोकसभा में राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग कौन लेंगे, आखिर वजह ये उठता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर भाग कौन लेंगे। तो लोकसभा के जीते हुए सदस्य यानी कि इलेक्टोरल यानी कि
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा में जो सदस्य जीतेंगे वही भाग लेंगे। दूसरी चीज दूसरी चीज राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, यानी कि इलेक्शन मेंबर इलेक्शन मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य जीतेंगे वही भाग ले सकते हैं। तीसरी चीज राज्य विधानसभा में जीते हुए सदस्य, यानी कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टाफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि राज्य विधानसभा के जीते हुए सदस्य जो हैं वही जो है वो क्या करेंगे, तो आप कहेंगे वही जो है वो आपका जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आपको पता हो कि हर राज्य की एक विधानसभा होती है, आपको पता होगा। तो ज्यादा भाग नहीं लेंगे, बल्कि जो है वो कौन कौन लेंगे, तो आप कहेंगे लोकसभा में जीते हुए सदस्य और राज्यसभा के जीते हुए सदस्य और राज्य विधानसभा के जीते हुए सदस्य भाग लेंगे। जो मनोनीत तो होते हैं वो भाग नहीं लेंगे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि जो मनोनीत होते हैं, जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं, जो कि अपने अपने क्षेत्र से बहुत ही ज्यादा मतलब कि महान होते हैं, तो वो जो है वो मनोनयन किए जाते हैं। तो वो जो है वो राष्ट्रपति के मत में जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में जो है वो भाग नहीं लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनोनीत सदस्य जो है वो राज्यसभा के चुनाव में जो है वो स्थान नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे और नॉमिनेटेड का जो वो इनविटेशन भी नहीं इसके मामले में किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपका जो सिर्फ और सिर्फ बात किया जा रहा है आपका राज्यसभा में, जिसमें मनोनीत जो है नहीं लिया जाएगा और केंद्र शासित प्रदेश भी आपको जो है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधान के विधानसभा विधानसभा के जीते हुए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। केमा संविधान संशोधन, 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, यानी कि यानी कि 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा में जीते हुए सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये बात है। और उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से क्या है, जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा में जीते हुए सदस्य जो हैं वो भी हिस्सा लेंगे। क्या करेंगे, 31 अक्टूबर 2019 से आपका जम्मू एंड कश्मीर जो विधानसभा है, तो विधानसभा में जितने भी जितने जीते हुए सदस्य जो हैं वो क्या करेंगे, तो वो भाग लेंगे। यानी कि ओवरऑल 3 को हो गया। यूटी के मामले में, केंद्र शासित के मामले में आपका दिल्ली भाग लेगा, दिल्ली और पुडुचेरी 17वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के विधानसभा जो है वो उसकी सदस्य जो है वो क्या करेंगे, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो भाग लेंगे। इतनी बात आपको ध्यान में आ गया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। आगे जो हमारी आती है वो आती है राष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचन की रीति आती है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आती है, यानी कि मैनर ऑफ इलेक्शन आती है। ये जो आपका है, ये है आपका आर्टिकल कितने नंबर में, द आर्टिकल ये 55 में ये बात कही गई है कि मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मतलब कि इलेक्शन जो होगा, मतलब कि आखिर कैसे होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन मैनर ऑफ इलेक्शन, यानी कि इलेक्शन जो होगा वो कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति जो कि आर्टिकल नंबर 55 में दिया गया है। अब राष्ट्रपति की चुनाव आखिर कैसे होती है, राष्ट्रपति की चुनाव जो होती है वो कैसे होती है, जैसे हम और आप जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में हम और आप जो है वो नहीं जा सकते, बल्कि कौन जा सकता था, हम लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, वो जो है वो राष्ट्रपति के लिए चुनाव करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन जो होती है वो राष्ट्रपति के प्रति होती है। राष्ट्रपति के प्रति जो होती है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, अप्रत्यक्ष रूप से वो राष्ट्रपति का चुनाव होती है। अब राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होती है वो किस प्रणाली पर होती है, तो आप कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन।
के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि आपका जो है वो आप कह सकते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत जो तो के अनुसार जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है, यहाँ पे अब जब तक नहीं समझेगा, जब तक जो है वो आपकी ये क्लैरिटी जो है वो खत्म नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैं अगर अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे मान लीजिए कोई कैंडिडेट को मान लेते हैं। आपका जो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, आपका है वो ए है, और कोई कैंडिडेट जो है वो आपका बी है, और कोई कैंडिडेट जो है वो आपका सी है। कितना है जी? आप कहेंगे वो जो है वो आपका सी है। और कैंडिडेट को मान लीजिए ये आपका चुनाव कैसे होती है, तो आपको पता होगा कि चुनाव जो होती है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के तहत जो होती के अनुसार जो होती है। आप इसको 2-3 बार पढ़िएगा तो आपको आराम से हो जाएगा। और यहाँ पे मान लीजिए इसको मिला है आपका 50 मिला है, और इसको जो मिला है वो मान लीजिए 30 मिला, और इसको जो मिला है वो मान लीजिए 50 30, और इसको जो मिला है वो 30 मिला। तो ऐसा नहीं है कि ये जीत जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जब वोट किया जाता है तो ऐसा नहीं कि हम लोग के वोट की तरह नहीं होता। यहाँ पे अगर वोट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका वोट होती है वो कैसे होती है? तो एक जो है वो मतलब कि वोट जो है वो एक तरह से मतलब क्या ही कर सकते हैं, एक तो वोट जो है वो एक पर्सपेक्टिव दिया जाता है। मतलब कि एक जो है वो मतलब कि पहले जो आप मतलब अच्छा हाँ, प्रायोरिटी दिया जाता है। मतलब पहले नंबर पर हम इसको रखना चाहेंगे, सेकंड नंबर पर हम इसको रखना चाहेंगे, और थर्ड नंबर पर हम इसको रखना चाहेंगे। तो ऐसे में जो होती है वो जब तक एक मिनिमम कोटा यानी कि न्यूनतम कोटा नहीं पूरी होती है, तो ऐसे में क्या हो जाती है, उसके वाला जो है वोट जो है वो इसके इन दोनों को जो वो डिस्ट्रीब्यूट। जैसे फर्स्ट नंबर पर मैंने जो रखा प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी रखा कि मैंने बी को रखा। उसके बाद में सेकंड प्रायोरिटी रखा जो मैंने इन ए को रखा, और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी जो मैंने रखा वो सी को रखा, कि पहले ये है, और आपका जो सेकंड में आपका जो है वो ये है, और आपका जो थर्ड में है वो आपका जो है वो ये है। ये हमारा जो प्रायोरिटी है। और ऐसे में जो है वो चुनाव मैंने इसको दिया, और ये जो है ये वोट जो है ये चुनाव जो वो हार जाती है, तब इसमें जो मैंने वोट दिया था वो जो वोट है वो इन दो कैंडिडेटों को इन दोनों कैंडिडेटों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसका मतलब कि इसका जो मान लीजिए ये 15 इसको वोट पूरा आया, और ये जो है वो चुनाव यानी कि मिनिमम कोटा, इसको मिनिमम कोटा कितना मिलना चाहिए, तो आप कहेंगे टोटल वैलिड वोट जो होता है, टोटल वैलिड वोट जो होता है उसका 50% इसको प्राप्त करना होता है। अगर ये प्राप्त नहीं कर पाता तो इसका जो वोट जो है, इसका इसका जो वोट जो है, इसका जो वोट जो है वो क्या कहा जाएगा, तो इसका वोट जो तो होती है कि इसका जो है मतलब कि इसका जो वोट जो है, वो इन दोनों में डोनेट कर दिया जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको दिए हैं प्रायोरिटी के आधार पर। तो इस तरह से अगर वो मिनिमम कोटा जो है, अगर ये जो है वो मिनिमम कोटा, यानी कि मिनिमम कोटा का मतलब कि जो वैलिड जो वोट होंगे उसके 50% अगर ये प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वोट जो है वो इन दोनों के बीच में ये बंट जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बंट जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वोट जो होती है वो उसके वैल्यू निकलती है। यहाँ पे जो है वो कोई ज्यादा मत जीतेगा तो वो ऐसा नहीं कि ज्यादा मत प्राप्त कर रहा है तो वो ज्यादा मत जीतेगा, ये तो फिर कम मत उसका आ रहा है तो वो यहाँ पे निकाला जाता है। एक निकाला जाता है वैल्यू निकाला, वोट की वैल्यू निकाला जाता है। वोट की वैल्यू कैसे निकलता है मैं आपको समझा रहा हूँ, आप थोड़ी सी ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको जो है वो पता लगेगा कि हाँ जो जो वोट की वैल्यू है वो एक्चुअल में मतलब कैसे निकलती है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे, और नहीं समझिएगा तो वो बिल्कुल सस्पेंस बनता रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है अच्छा, यहाँ पे जो है वो वोट हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक तो होती है आपका जो होती है यहाँ पे आपका मान लीजिए एमपी होती है, जैसे हम लोग चुनते हैं एमपी को चुनते हैं, उसके बाद चुनते हैं आप एमएलए को चुनते हैं।
MLA मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। तो एमपी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एमपी जो चुनाते हैं वो कहाँ से चुनाते हैं, तब कहेंगे राज्यसभा लोकसभा से आते हैं, और एमएलए आते हैं विधानसभा से आते हैं। तो मान लीजिए विधानसभा सबसे पहले तो, अच्छा विधानसभा के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो टोटल वोट की वैल्यू जो लेंगे वो जिस राज्य में एमएलए होगा उस राज्य की टोटल पॉपुलेशन को हम लेंगे, कितने लेंगे, टोटल पॉपुलेशन के लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन के लेंगे, और उसके बाद जो लेंगे वो कितना लेंगे, टोटल पॉपुलेशन कब का लेंगे, आप कहेंगे कब का लेंगे, टोटल पॉपुलेशन जो लिया जाता है वो 171 का लिया जाता है। टोटल पॉपुलेशन है 1971 को क्यों लेंगे, 1971 को हम इसलिए लेंगे क्योंकि, अच्छा आप सुनिएगा थोड़ा सा, उस समय जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे 1975 के आसपास, 1971 के आसपास वो इंदिरा गांधी हुआ करते थे। तो इंदिरा गांधी का एक नारा उस समय बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया गया था कि जो हम दो और हमारे दो, मतलब कि हमारे जो बच्चे, मतलब कि इंदिरा गांधी ऐसा कहते थे कि जो संसाधन जो है वो हमारे पास सीमित है, संसाधन क्या है हमारे पास सीमित है, और ऐसे में अगर पॉपुलेशन एकदम से बहुत ही ज्यादा एकदम 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 अंधाधुंध अगर बढ़ता रहेगा तो ऐसे में जो है वो हमारे जो संसाधन है वो बहुत ज्यादा कम जाएंगे, और ऐसे में जो है वो भूखों का लोग, मतलब कि गरीबी का लोग शिकार बन जाएंगे, और मतलब कि भूखे मर जाएंगे। तो ऐसे में जो है वो 1971 में ये अनाउंस किया गया कि हम दो हमारे दो, मतलब कि ज्यादा बच्चा नहीं करेंगे। तो बहुत सारा ऐसा इंसान सुना था और बहुत सारा ऐसा इंसान नहीं सुना था। इतनी बात समझ में आ गई, आप कहेंगे बिल्कुल। तो ऐसे में जो है वो साउथ के लोग जो है वो कंट्रोल किया था, बहुत हद तक कंट्रोल करने की कोशिश किया था, लेकिन इधर जो एरिया में आती है वो आपका वो जैसे यूपी आती है, उसके बाद में बिहार आती है, इधर वाले एरिया जो है आपका जो है वो इधर वाले एरिया में जो है वो पॉपुलेशन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसे में होती है कि जब वहां पे जो है वो इलेक्शन जब हुआ तब वोट की वैल्यू पता चला गया, तब बोला कि साउथ वाले लोग ऐसा बोला कि जो बोल साउथ वाले ये लोग बोले कि जो बोल हमारा तो फिर घाटा लग जाएगा। ऐसे में आपने पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन जो है वो क्या करने का, पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन जो है वो क्या पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल करने के लिए बोले, और बहुत हद तक हम लोगों ने किए। तो ऐसे में तो उन लोगों के पास ज्यादा ज्यादा इंसान हो जाएगा, तो ऐसे में जो है वो उनका वोट तो ज्यादा हो जाएगा। तो वो वैल्यू निकाला जाता है। वैल्यू कैसे निकाला जाता है, तो 1971 का जो बोला कि 1971 का हम लोग एक बेस मान लेते हैं 1971 का, और उसके बाद जो है वो टोटल निकाल देंगे। तो 1971 का इसलिए लिया जाता है। तो मान लीजिए 1971 में अब यहाँ के पॉपुलेशन कितना भी रहा है, और उसके बाद हम लोग नीचे ले लेते हैं एमएलए, मतलब उस राज्य में एमएलए के टोटल सीट से उसको डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, और उसके बाद टोटल एमएलए यहाँ पे लिख देते हैं TOTAL, टोटल एमएलए, टोटल एमएलए से उसको टोटल पॉपुलेशन को भाग देते हैं, और वन बटा आपका जो है वो 1000 से उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो ये जो आ जाती है वो एमएलए की वैल्यू आ जाती है। और उसके बाद एमपी का कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे जो पूरे देश में एमएलए के एमएल पूरे पूरे देश में एमएलए के मतों के मूल्य जो आया वो टोटल मूल्य को टोटल लोकसभा और राज्यसभा के सीट, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड जो सीट होंगे उससे भाग दे देंगे। यानी कि एमपी हमारे कैसे निकलेंगे, तो आप कहेंगे एमपी जो निकलेंगे यानी कि टोटल जो यहाँ से हम लोग निकाले थे एमएलए के जो वैल्यू निकाले थे, यहाँ से जो हम लोग टोटल एमएलए के वैल्यू जो निकाले, टोटल एमएलए के वैल्यू को ऐड कर देंगे, और आपका जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में इलेक्टेड जो सीट है उससे हम लोग भागा दे देंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड इलेक्टेड जो कितने होते थे, आप कहेंगे 543 होते हैं, और लोकसभा में होते हैं, और राज्यसभा में कितने होते थे, आप कहेंगे वो उसमें जो होती है वो 233 होती है, इलेक्टेड होते हैं, और इन सब से इसको जो हम लोग भागा देते हैं, तो ये जो निकल जाते हैं एमपी निकल जाती है। तो इस तरीके से होती है। इतना बात अगर आप समझ में आ गए तो बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ये कोई हालांकि समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन आप समझना चाहेंगे तो आप समझ जाएंगे। यही होती है आपका जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे ये होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है। क्या होती है, मत पद्धति होती है। तो इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम जो होती है। मैंने ए और बी में समझाया कि आप जो है वो न्यूनतम जो कोटा आपको पूरा करना पड़ेगा, मतलब कि वैलिड वोट का 50% अगर आप अचीव नहीं कर पाते तो आपका जो वोट है वो उस कैंडिडेट में डोनेट डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है।
तो ये हो गया। अब जो आती है वो राष्ट्रपति के कार्यकाल आती है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो वो आर्टिकल 56 में आती है। कार्यकाल कितने में आती है? 56 में आती है, यानी कि 5 से 6 बरस। तो उसकी जो कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होती है वो 5 बरस के लिए होती है। अच्छा, वो कार्य पर आते हुए अपने इस्तीफा दे सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल जी, बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो है वो अपने अपने अपना जो है वो पद पर रहते हुए वो इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफा किसको दे सकते हैं? वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति को जो है वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को वो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे, यानी कि इस्तीफा देंगे, और उपराष्ट्रपति इनकी इसकी इन्फॉर्मेशन कि भाई राष्ट्रपति जो है वो इस्तीफा दे रहा है, यानी कि रिजाइन मार रहा है, यानी कि कह सकते हैं कि इस्तीफा दे रहा है, त्याग पत्र दे रहा, इस्तीफा दे रहा, तो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो इंफॉर्मेशन भेजेगा स्पीकर को। स्पीकर कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष को कहते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को देगा और उसके बाद में राष्ट्रपति का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, राष्ट्रपति हट जाएंगे। उसके बाद जो हमारे आते हैं वो आते हैं पद से हटाना, यानी कि रिमूवल, आर्टिकल 61 के तहत। अच्छा, कोई भी राष्ट्रपति अपना पद पर है और वो राष्ट्रपति, जब वो राष्ट्रपति है और जब संविधान का अतिक्रमण, यानी कि अतिक्रमण का मतलब है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन से संविधान को वो अच्छे से यूज नहीं कर रहा है, या तो संविधान का सदुपयोग नहीं कर रहा, संविधान का जो वैल्यू कर रहा, अंदाजा कर रहा, उसके खिलाफ जो है वो बहुत सारा काम कर रहा है 61 के तहत। तो 61 के तहत संसद के कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग ला सकता है। राष्ट्रपति, मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि महाभियोग जो लिया गया है वो आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। अच्छा, कोई भी सदस्य जो है कोई भी सदस्य जो है वो मतलब लोकसभा और राज्यसभा के कोई भी सदस्य जो हैं वो आपका जो महाभियोग 61 के तहत ला सकते हैं। अब उनके लाने की प्रोसेस कैसे है ये समझिए। जब कोई भी सदस्य जो है वो अपना राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाएगा, राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग लाएगा, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लाएगा तो वो संसद में पेश करेगा। सबसे पहले तो संसद में पेश करेगा तो उस पर जो है वो 1/4 सदस्य, कितना, आप कहेंगे कि 1/4 सदस्य, जैसे 1/4 सदस्य का मतलब आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए 500, जैसे कि मान लीजिए 543 है, तो इसका जो है वो 1/4 सदस्य, यानी 1/4 का मतलब होती है 25%। 1/4 ना, सॉरी, 1/4। अब 4 से इसको काट दिए तो आप कहेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया के 12 2 14, यानी कि 4 पचे के 20, यानी लगभग लगभग 35 सदस्य जो होंगे उस पर जो है वो उसका जो है वो सिग्नेचर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? उस पे जो है वो उसका सिग्नेचर होनी चाहिए, तभी जो है वो ये जो है वो जो आपने महाभियोग जो पेश किया था वो पास हो जाएगा। अब जब 1/4 से ये सदस्य जो 1/4 से पास हो जाएगा, 1/4 से जब पास हो जाएगा तब उनको जो है वो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया जाता है कि हाँ, जो बोल आपके प्रति जो है वो महाभियोग आ रहा है। 14 दिन पहले नोटिस कर दिया था, आपको जो करना है जो कर लीजिए, बचाना है आपको बचा लीजिए, जैसे करना है वैसे कर लीजिए। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दे दिया जाता है कि आपके प्रति जो है वो महाभियोग आ रहा है, और वो पार्लियामेंट यानी कि संसद से पास 1/4 से हो गया है। अब जो है वो पास होने के बाद जब 14 दिन उनको इन्फॉर्मेशन दे दिए, उसके बाद ये पास फुली तरह से कैसे होगा? तो आप कहेंगे फुली तरह से पास होने के लिए आप ये समझिए कि फुली तरह से पास होने के लिए आप जो है वो ऑल मेंबर, यानी कि लोकसभा में जो ऑल मेंबर्स होते हैं उसमें से 2/3 भाग, 3 भाग से वो क्या होना चाहिए, जो पेश किया गया नोटिस है, जो महाभियोग लाया जा रहा है वो 2/3 से पास होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा से भी 2/3 कि हाँ भाई जो बोल ये तो है वो गलत कर रहा, और गलत कर रहा तो इसके प्रति जो महाभियोग लाना चाहिए, तो वैसे में राज्यसभा से भी 2/3 सीटों से क्या होते हैं, पास होते हैं। और ऐसे में जो प्रोसेस चलते चलते आपका राष्ट्रपति का जो है महाभियोग हो जाएगा और राष्ट्रपति इस तरह से हट जाएगा। लेकिन अभी तक एक भी राष्ट्रपति के प्रति जो है वो एक भी महाभियोग नहीं लगा। तो राष्ट्रपति जो है वो आपका राष्ट्रपति इस तरीके से जो है वो क्या करेंगे, महाभियोग आएगा और वो खत्म हो जाएंगे, समझे कि नहीं? ये जो है वो राष्ट्रपति यहाँ से आपका रिमूवल हो जाएंगे। लेकिन इन कैपेसिटी यानी कि असमर्थता या तो फिर सिद्ध सिद्ध कलाचार, यानी कि
यानी कि आप कह सकते हैं कि इनकैपेसिटी यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन दोनों के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग आप नहीं ला सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता, या तो फिर सिद्ध सिद्ध कलाचार यानी कि प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इन दोनों के आधार पर राष्ट्रपति के प्रति जो है वो आप जो है वो महाभियोग नहीं ला सकते हैं। क्या नहीं ला सकते? महाभियोग नहीं ला सकते। जब आप प्रस्ताव पास करिएगा तो ऐसा में आपको जो है वो नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो आता है आर्टिकल नंबर 57 आती है। इसमें है आपका री इलेक्शन यानी कि पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य। आपको पता होगा कि अमेरिका में जो है वो कोई भी राष्ट्रपति जो होती है वो 2 बार से ज्यादा इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। वहां पे यह संविधान में लिखा गया है कि 2 बार से ज्यादा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडिया में 57 यानी कि 57 आर्टिकल के तहत जो है वो आप जो है वो भारत के कितना भी बार आप जो है वो राष्ट्रपति के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं, आप जो है वो राष्ट्रपति के चुनाव जो है वो लड़ सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल नंबर 59 आती है जिसमें सैलरी की बात की गई है। राष्ट्रपति की सैलरी है 5 लाख प्रति माह, यानी कि 1 महीने में 5 लाख रुपया जो है वो उसको इनकम होती है। कितना होती है? 5 लाख रुपया इनकम होती है 59 माने 59 आर्टिकल के तहत। 2008 से पहले जो था वो राष्ट्रपति का 2008 से पहले जो था वो राष्ट्रपति के जो है वो वेतन वेतन जो था वो 1.5 लाख रुपया था, लेकिन अब जो कर दिया गया है 5 लाख रुपया कर दिया गया है। इतनी बात आपको समझ में आया जी? आप कहेंगे बिल्कुल। अगर इतनी बात समझ में आ गया तो आप कहेंगे थैंक्स बोलेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब आती है आर्टिकल नंबर 60 आती है। 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ आपका जो कौन दिलाता है? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है यानी कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का जो है वो शपथ दिलाया जाता है। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के द्वारा जो है वो दिलाया जाता है। उसके बाद आती है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की बात करते यानी कि डिस्प्यूट रिलेटेड विथ प्रेसिडेंशियल, इसको इंग्लिश ये होगा। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विवाद से संबंधित कोई भी अगर विवाद होता है तो आर्टिकल 71 के तहत क्या? आर्टिकल 71 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी समाधान करेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसकी फैसला सुनाएगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में अगर विवाद होती है, कोई भी संबंधित विवाद होती है चुनाव से संबंधित, तो उसका जो निपटारा कौन करेगा? तो आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट करेगा आर्टिकल 71 के तहत। लेकिन जो है वो आपका जो है मैं बताऊं कि 11वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान 11वां संविधान संशोधन होती है 1960 में। कब होती है जी? 1960 में 11वां संविधान संशोधन होती है, जो कि 11वां संविधान संशोधन होती है 1960 में। 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है जिसमें एक आर्टिकल जोड़ी जाती है 71 के खंड 4 यानी कि 71 सब क्लॉज 4 में ये बात जोड़ी जाती है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो इस आधार पर नहीं दी जा सकती कि सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है वो इस आधार पर आप चुनौती नहीं दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जिस समय राष्ट्रपति का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय एमपी या तो फिर एमएलए की सीट खाली थी, या तो फिर आप कह सकते हैं कि एमएलए की सीट जो है वो भारी नहीं थी, एमएलए की सीट खाली थी। एमएलए की मतलब एक जिला का कोई एमपी जो है वो उसको क्या कर दिया गया, मर गया, तो उसका चुनाव नहीं हुआ। इस आधार पर जो है वो आप राष्ट्रपति को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसके प्रति जो है वो आप चुनौती नहीं दे सकते। 11वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1960 में 71 के खंड 4 में ये बात जोड़ी गई है। ये बात यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि चुनाव के समय जो है वो कोई एमपी एवं ये एमएलए की सीट जो है वो खाली थी, इसका जो है वो कोई भी आप जो है वो नहीं दे सकते हैं, कोई भी जवाबदेही नहीं दे सकते हैं। खाली है तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है जाकर के राष्ट्रपति की शक्तियां। आपको पता हो कि राष्ट्रपति की सारी जो शक्तियां होती है वो कार्यपालिका में निहित होती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर होती है। राष्ट्रपति की शक्तियां जो होती है वो कार्यपालिका में होती है। एक तो आती है आर्टिकल 53 में आती है। मैंने आपको बताया कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। क्या होगी? समस्त शक्तियां जो होगी कार्यपालिका की, वो आपका जो होगा वो आपका राष्ट्रपति में होगा।
आर्टिकल 74 आती है, आर्टिकल 74 आती है जिसमें कि ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाई जाएगी। हाँ, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए रा, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्ष जो होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना, 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्ष जो होगा वो आपका प्रधानमंत्री होगा। अब जो आती है वो आती है 75 आती है, यानी कि 75 आती है, जिसमें ये बात कही गई कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्री की नियुक्ति करेंगे। ये बात 75 में लिखी गई है। उसके बाद आती है 78 आती है, यानी कि 78 आती है। 78 में आपका है कि प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है, यानी कि प्रधानमंत्री की ये जो है वो कर्तव्य है। प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी है कि जो है वो राष्ट्रपति जो आए हैं उनको सलाह क्या कहेंगे, उनको जो है वो सलाह देंगे। क्या देंगे? उनको सलाह देंगे, उनकी सरकार ने ये क्या-क्या काम किया है उनकी जानकारी देना है। यानी कि सरकार द्वारा उनके द्वारा जो भी काम किया गया है वो सारे के सारे उसको जो है इन्फॉर्मेटिव जो मैसेज जो वो दे सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की ये ड्यूटी ही है कि आपका जो सरकार के सभी कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। यानी कि वो जो है वो प्रधानमंत्री की ड्यूटी कर दिया गया है कि आपका जो है वो यह कर्तव्य है कि उपराष्ट्रपति को सलाह देंगे उसकी सरकार ने यह क्या-क्या काम किया है। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा किया जाने वाला सभी कार्य जो है, सरकार के द्वारा किया जाने वाला सभी कार्य जो है वो आपका जो है वो राष्ट्रपति को देना होगा। 86 में कहा गया राष्ट्रपति संसद में संदेश माने एक संसद मतलब कि मैसेज भेज सकता है। ये 86 में कहा गया। तो राष्ट्रपति जो है वो आपका संसद में जो है वो एक संदेश जो है वो भेज सकते हैं। उसके बाद आती है 87, यानी कि आपका जो है वो 87 आती है। 87 में ये कहा गया है 87 में कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, और ये भाषण मंत्रियों के द्वारा लिखा जाएगा। ये बात है कि 87 में कहा कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण यानी कि स्पीच दे सकते हैं, और ये जो स्पीच है वो आपका ये जो भाषण है वो आपका जो है भाषा जो है वो आपका किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा जो है वो लिखा गया। उसके बाद 85 में ये कहा गया कि लोकसभा के मतलब राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकते हैं। भंग करना को होती है डिसॉल्व होती है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को जब चाहे जब प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकती है। ऐसा ये आर्टिकल 85 में कहा गया है। उसके बाद में आर्टिकल 108 आती है, यानी कि 108 आती है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, यानी कि ज्वाइंट सेशन बुलाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब किसी साधारण या तो नॉर्मल बिल पर मतलब हमें संयुक्त बैठक अगर बुलाना हो तो वो उसकी जैसे लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, तो उसमें जो राष्ट्रपति का जो है वो बुलाने का राष्ट्रपति का काम है। तो ये बात कहा गया है 108 में, यानी कि 108 में कहा गया कि जब भी साधारण बिल या तो फिर नॉर्मल बिल पर केवल संयुक्त सिर्फ बैठक होता, तो ऐसे में भी लोकसभा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक हो रही उसमें जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो बुलाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई जी? आप कहेंगे बिल्कुल। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति अब आती है, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां आती है, यानी कि राष्ट्रपति की यानी कि जुडिशियल पावर आती है, जिसमें 72 आर्टिकल 72 में है कि क्षमा दान की शक्ति है, यानी कि प्रधानमंत्री को सॉरी राष्ट्रपति को ये पावर है कि उनको जो है वो क्षमा दे सकते हैं, क्षमा की शक्ति, यानी कि वो किसी को अगर मर्डर हो रहा है तो उनको जो है वो क्षमा कर सकती है, माफ कर सकते हैं। इस तरीके से जो 72 है। आर्टिकल 124 में ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो है वो राष्ट्रपति जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद आती है 217, जिसमें आपका लिखा गया है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद 143 आती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। और 217 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है वो नियुक्ति कर सकते हैं। क्या जी आप समझ पा रहे हैं? और बाकी सारे इतना जो मैंने आपको बताया 108 जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आती है हमारे पास राष्ट्रपति की शक्तियां यानी कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वित्तीय शक्तियां यानी कि फाइनेंशियल पावर। एक आर्टिकल आती है 112 यानी कि वार्षिक वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वर्ष के अंत में जो विवरण दिया जाता है यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि वर्ष के अंत में जो वार्षिक वित्तीय बजट दिया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाता है, उसको हम लोग उस वो जो किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। मतलब वर्ष के अंत में जो होती है वो फाइनेंशियल वित्तीय विवरण दिया जाता है। तो इसमें जो आती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम जो बजट जो दिए थे, जो कि आर्टिकल 112 में है, वो दिए थे जिनका नाम है के सन्मुख चेट्टी। क्या नाम है? के सन्मुख चेट्टी नाम है। जिन्होंने जिन्होंने जो है वो बजट प्रथम बार स्वतंत्र भारत के प्रथम बार जो है वो बजट पेश किए थे। और उसके बाद जो आती है वो सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किए हैं वो आपका मोरारजी देसाई जो है वो सबसे ज्यादा बार जो है वो बजट को पेश किए हैं, मोरारजी देसाई के द्वारा। अच्छा, बजट बजट के मामले में आपको याद है कि बजट के मामले में जो है बजट जो है वो संविधान में जो चर्चा की गई बात है, तो चर्चा जो बजट के शब्द की जो है वो चर्चा नहीं की गई है, संविधान में नहीं की गई है। एक और आर्टिकल आता है, ये तो आता है वर्ष के अंत में दिया जाता है, लेकिन एक और आर्टिकल आता है 280 आता है, यानी कि वित्तीय आयोग की स्थापना करते हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो वित्तीय आयोग की स्थापना किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। तो वित्तीय आयोग की जो स्थापना की जाती है वो आपका किया जाता है 280, यानी कि 280 किया जाता है किसमें? 280 में किया जाता है कि वित्तीय आयोग की स्थापना किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे वित्तीय आयोग के मतलब क्या फाइनेंशियल होता है, यानी फाइनेंशियल कमीशन की स्थापना होती है। जैसे एक बार क्या हुआ था कि मतलब एक जो है वो वित्तीय आयोग के जैसे मैं अगर बताऊं तो जैसे बिहार के एक है मुख्यमंत्री हैं। वित्त आयोग का मतलब एक्चुअल में होती क्या है? जैसे जहां पर मतलब कि जैसे तैसे मतलब कह सकते हैं कि जैसे अगर एग्जांपल दे तो कहाँ पे कितना पैसा खर्च हो रहा, वो सब वित्त आयोग के सिफारिश पर दिया जाता है। जैसे मैं अगर बताऊं तो मैं एग्जांपल दे ही रहा था कि जो एक राज्य है बिहार है, और बिहार के एक मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार जी, बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। तो नीतीश कुमार जी की बात करते हैं तो इन्होंने वित्त आयोग से क्या किया कि 5 करोड़ का पैकेज इन्होंने डिमांड किए कि भाई मुझे जो है वो 5 करोड़ की पैकेज चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने डिमांड रखी। तब इधर उधर पूछताछ हुआ और वित्तीय आयोग की जो है वो इसके प्रति जो है वो इसका ब्यौरा गया। मतलब कि वित्तीय आयोग के प्रति जो है वो नीतीश कुमार के जो 500 करोड़ रुपया की डिमांड किए थे उनके प्रति जो है वो ब्यौरा गया। तो इधर उधर से छानबीन करने के बाद वित्त आयोग के द्वारा जो है वो नीतीश कुमार को 200 करोड़ रुपया दे दी जाती है। कितना दे दिया जाता है? 200 करोड़ रुपया दे दी जाती है। और उसके बाद में ये बात होती है, नीतीश कुमार से बात होती है तो कहते हैं कि जो काम आप 500 करोड़ रुपया में करवाने के लिए बोल रहे हैं वो काम 200 करोड़ में हो जाएगा। उसके बाद 200 करोड़ रुपया दे दिया गया। तो ये सब होती है वित्तीय आयोग के काम होती है। उसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 280 आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं सॉरी तो 280 में ही है। तो बजट शब्द का जो है वो संविधान में कोई भी जो है वो वर्णित नहीं किया गया है। उसके बाद आती है सैन्य शक्ति यानी कि मिलिट्री पावर आती है, जो कि आर्टिकल 53 के सप्लोज 2 यानी कि 53 खंड 2 में है कि राष्ट्रपति जो होगा वो
राष्ट्रपति जो होगा वो आपका राष्ट्रपति जो होगा वो आपका तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। थल सेना, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, थल सेना होगा। उसके बाद में आपका थल सेना मतलब कि आर्मी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद में वायुसेना जिसको एयर फोर्स बोलते हैं। उसके बाद में जल सेना जिसको हम लोग नेवी बोलते हैं। इन तीनों का जो चीफ कमांडो होते हैं यानी कि अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 53 के सप्लोज 2 में यानी कि आर्टिकल 53 के खंड 2 में जो है वो खंड 2 के अनुसार जो है वो आपका राष्ट्रपति जो है वो तीनों आर्मी के जो होती आर्मी और एयरफोर्स और नेवी के क्या होती हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब आगे बात होती है आपातकालीन शक्ति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इमरजेंसी पावर क्या होती है, इमरजेंसी पावर होती है। इसमें एक आर्टिकल आती है 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाया जा सकता। तो नेशनल नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत तीन प्रकार से लगाई जा सकती है, तीन आधार पर लगा सकती है। जब किसी दूसरे देश के साथ अगर युद्ध होता है तब नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। दूसरी चीज बाहरी या तो वाह आक्रमण के थ्रू भी ये लग सकता है। वाह आक्रमण यानी कि एक्सटर्नल इन्वेशन यानी कि मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई देश के अंदर हथियार लेकर विद्रोह कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। तीसरी चीज है सशस्त्र विद्रोह यानी कि सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाती है तो ऐसे में भी यानी कह सकते हैं कि आर्म रिवेलियन आर्म्ड रिवेलियन के तहत जो है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन ये जो था वो सशस्त्र विद्रोह के मामले में अगर बात करते हैं तो सशस्त्र विद्रोह बाद में आया। पहले इस जगह पर था आंतरिक अशांति को हटा करके 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस शब्द को जोड़ा गया सशस्त्र विद्रोह को। लेकिन इसके पहले 44वें संविधान संशोधन 1978 के पहले जो था, इस जगह पर जो शब्द था वो आंतरिक अशांति था, जिसको कि हटा करके जो है वो सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड क्या कहते हैं आर्म्ड रिवेलियन को उस जगह पे लाया गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि ये जो घोषणा होती है यानी कि अनाउंसमेंट होती है राष्ट्रपति के द्वारा एक माह पहले होती है, यानी कि संसद में एक माह पहले जाती है और संसद जो है वो उसका जो है वो अपॉइंट कर अप्रूवल देती है यानी कि अनुमोदन करती है। तो क्या कर दिया था, घोषणा किया जाता है मतलब कि अनाउंसमेंट किया जाता है एक माह पहले जो है वो संसद अनुमोदन करती है। और ये जो है वो लास्ट जो रह सकती है मतलब कि लागू जो लास्ट जो रह सकती है वो आपका 6 मंथ तक जो है वो रह सकती है। कितने, 6 मंथ तक रह सकती है। अच्छा, अब जो आती है कि जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो हमारे देश में जो है वो कितनी बार लगी है नेशनल इमरजेंसी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 280 कोई लोग पूछे थे, तो 280 के बारे में मैं और आपको जो है वो क्लेरिफाई कर देता हूँ कि 280 में जो है वो आपका जो है वो वित्त आयोग, अभी वित्त आयोग जो चल रहा है वो 16वां चल रहा है। और अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है वो आपका अरविंद पनगड़िया है। इतनी बात समझ में आ गई जी, आप कहेंगे बिल्कुल। अब जो है वो देश में युद्ध जो हुआ है वो आपका 3 बार हुआ है, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी जो लगा है वो आपका 3 बार लगा है। एक तो चीन की युद्ध हुआ था 1962 में, तब लगा था। और दूसरा जो हुआ था वो 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था तब। और तीसरा जो लगा था वो 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर आंतरिक मतलब कि इंदिरा गांधी अपने बचाव के कारण जो है वो अपने बचाव के लिए जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगाए थे।
अब नेशनल इमरजेंसी लगने के पीछे ये बहुत बड़े जो है वो एक मिस्ट्री रहा गया था, जिसको हम लोग कहा जाता है, इसको काला कहा जाता है। इंदिरा गांधी जी ने अपने अब मात्र अपने बचाने के लिए ये आपातकाल घोषित किया गया था। अब क्यों किया गया था, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक स्टोरी सुनाता हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा तब यहाँ पे जो है मैं आपको स्टोरी एक सुनाना चाहता हूँ कि ओहो, अरे कि जो है वो इंदिरा गांधी क्या हुआ था कि उस टाइम जो है वो प्रधानमंत्री बने थे, और इंदिरा गांधी जो है वो उस टाइम चुनाव जीते थे, और इनके खिलाफ जो है वो एक व्यक्ति खड़ा हुए थे, मतलब इनके अगेंस्ट जो है वो एक व्यक्ति खड़ा हुए थे, जिनका नाम था राज नारायण सिंह। क्या नाम था? राज नारायण सिंह जो था उनका नाम था इनके अगेंस्ट को, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट जो है वो राजनारायण सिंह था। और जो राष्ट्रपति मतलब जो प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था इमरजेंसी लगाया गया था, वो एकदम इलीगल था, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी लगने की स्थिति में थी ही नहीं, फिर भी लगा दिया गया। अब क्यों लगाया गया ये सुनिए। इंदिरा गांधी चुनाव लड़े थे, और राज नारायण सिंह लड़े थे, अमेठी से लड़े थे। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ कि मतभेद हुआ, और इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव जीत गए थे, और राज नारायण सिंह जो है वो क्या किए थे, अमेठी से लड़े थे, चुनाव को लड़े थे, और राज नारायण सिंह जो है वो हार गए थे। अब राज नारायण सिंह ने चुनाव में हार गए थे। इन इसकी वजह से उन्होंने इंदिरा गांधी के पद को यानी कि इंदिरा गांधी पर आरोप लगा दिए कि जो है वो इंदिरा गांधी जो अपना पद ग्रहण किए हैं, वो आपका जो है वो दुरुपयोग है। यानी कि वो जो है वो सरकारी अधिकारियों को मिलाने के बाद, या तो फिर मशीनरी का उपयोग करने के बाद जो है वो क्या किए, मशीनरी का उपयोग करके उन्होंने पद ग्रहण किए। तो ये जो है वो एक इलीगल है, और इसको जो है वो ये अपने पद को गलत इस्तेमाल किया है, यानी कि इनलीगल है। ऐसे में क्या हुआ था कि राज नारायण सिंह ने केस इलाहाबाद कोर्ट में जो है वो केस कर देते हैं। इलाहाबाद कोर्ट के उस समय जो जज हुआ करते थे, यानी कि न्यायाधीश हुआ करते थे, वो जगमोहन लाल सिन्हा हुआ करते थे। तो जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के पद को अवैध घोषित कर दिया गया। उस समय जो इलाहाबाद कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा थे, और राजा नारायण सिन्हा के केस करने के बाद उन्होंने उन्होंने इंदिरा गांधी के पद को अवैध घोषित कर दिए। ये घोषित कर दिए कि जो इंदिरा गांधी के जो पद हासिल किए हैं, वो एक गलत तरीके से चुनाव लड़के हासिल उन्होंने किए हैं। सरकारी पद को उन्होंने दुरुपयोग किया है, सरकारी कर्मचारियों को उन्होंने मिलाया है, पद इलेक्शन में उन्होंने मशीनरी का उपयोग किया, जिसको जो कि उसके फेवर में काम कर सके। और ऐसे में जो है वो पद का दुरुपयोग करने के बाद आती है, तब उनकी पद जो हो जाती है वो इलीगल हो जाती है। और पद इलीगल होती है तो एमपी पद इलीगल हो जाते तो एमपी नहीं रही, और एमपी नहीं रही तो प्रधानमंत्री भी नहीं रही। ऐसे में जो है वो 6 महीने तक पाबंदी लगा दी गई इंदिरा गांधी पर। 6 महीने तक पाबंदी लगा दी गई। तब वे क्या किए, इंदिरा गांधी जो है वो तुरंत तुरंत 24 जून के रात को फोन किए, किनके पास? राष्ट्रपति के पास। उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद शाह थे। और इंदिरा गांधी ने 24 जून के रात को राष्ट्रपति के पास कॉल किए। फखरुद्दीन अली अहमद के पास उन्होंने कॉल किया 24 जून 1975 के रात को। और फिर फोन करने के बाद ही 25 जून 1975 को सुबह में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जो कि एक गलत तरीका से किया गया था, और उसके बाद लागू हो गया था। अब जब नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया, तो ऐसे में क्या हो जाता है, संसद जब कोई भी कानून पास करती है तो वो संसद काम ही नहीं करती है। नेशनल इमरजेंसी में किसी भी बात को नहीं माना जाता है। तब अपने बचाव के लिए उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था इंदिरा गांधी ने 1975 में, जो कि एक मिस्ट्री बनकर के रह गया था। उसके बाद हमारी जो आती है वो राष्ट्रीय शासन आती है, यानी कि प्रेसिडेंट रूल आती है 356 में।
अब 356 क्या कहती है, इसको भी हम लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं दोस्त। तो आप कहेंगे कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि नेशनल इमरजेंसी यानी कि 356 कहाँ गया, अच्छा ये रहा। नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो है वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति। ये जो है राष्ट्रपति शासन मतलब कि प्रेसिडेंट रूल कब लगाया जाता है, 356 में। तो 356 के मामले में आप ये समझिए कि जब राज्य के अधीन संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, जब राज्य के अधीन जो है वो संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक स्ट्रक्चर ना रहे, और वहां पर लीगली कानून ना रहे, ऐसी स्थिति में जो रिलेटेड राज्य जो होते हैं, जो स्टेट होगा, उसके राज्यपाल की सिफारिश पर वहां पे जो है राष्ट्रपति जो है वो शासन लग जाती है। क्या लगाते हैं, राष्ट्रपति शासन लगती है, यानी कि राज्यपाल के सिफारिश पर, यानी कि गवर्नमेंट रिकमेंडेशन के रिकमेंडेशन पर जो है वो वहां पे जो है वो राष्ट्रपति शासन लग जाती है। नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, संसद के स्वीकृति पर जो लग जाती है। अब यहाँ पे जो बात आती है कि संसद के स्वीकृति पर तो लग जाती है, संसद के स्वीकृति पर लग जाती है। सांसद के स्वीकृति पर लग जाती है, यानी कहने का मतलब है कि एक बार जो है वो 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और अधिकतम जो है वो 3 बार अगर संसद कानून बना देगा तब एक बार लगाया जा सकता है। यानी कि अब आती है राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंटियल रूल आती है, प्रेसिडेंट रूल आती है, जो कि आर्टिकल 356 में है। इसके मामले में ये आती है कि राज्यपाल के सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जब राज्य के अधीन संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब कि संवैधानिक स्ट्रक्चर ना रहे, वहां पर लीगली कानून ना कर पाए, ऐसी स्थिति में जो रिलेटेड जो स्टेट होते हैं, जो रिलेटेड राज्य होते हैं, उसमें राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जो कि संसद से स्वीकृति यानी कि अप्रूवल जो है वो 2 महीना के अंदर मिलता है, मतलब कि मिल जाना चाहिए। और उसके बाद जो है वो एक बार में जो लगाया जा सकता है वो आपका 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, और अधिकतम जो है वो आपका 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन लेकिन इसमें 1 वर्ष और ऐड कर दिया जाता है, जब संसद को कानून दोबारा से पारित हो जाता है, तो मतलब कि कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के 4 वर्ष होता है। लेकिन संविधान तंत्र कहता है कि अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, लेकिन जब संसद कानून बना देगी तो कुल मिलाकर के 4 वर्ष इसको जो है वो हम लोग लगा सकते हैं। अब जो आती है अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस आती है आर्टिकल 123 के तहत। इसमें क्या होती है कि अध्यादेश कौन जारी करता है, अध्यादेश जो जारी करता है वो राष्ट्रपति करता है। जैसे हाँ मान लीजिए क्या, अगर अगर संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी सदन अगर नहीं चल रहा हो, तब राष्ट्रपति को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है, यानी कि कोई भी कानून की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में वो कोई कानून लेकर के आती है, कोई भी अध्यादेश लेकर के आती, कोई भी जो है वो कानून लेकर के आती है, और कानून लेकर के आती है, उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्डिनेंस कहते हैं, मतलब कि उनके आदेश जो आते हैं उनको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और अगर अध्यादेश चल रही हो यानी कि संसद अगर चल रही हो, संसद अगर
संसद अगर चल रही हो, मतलब कि संवेत, मतलब कि संसद संवेत हो, यानी कि री असंबल हो, चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस 123 के तहत जो जारी की गई थी वो लास्ट 6 सप्ताह तक रह सकता है। अगर वो संसद 6 सप्ताह तक उसको नहीं रोकता है, तब क्या हो जाता है, और जो राष्ट्रपति के द्वारा जो लाया गया था अध्यादेश जो लाया जाता है वो कानून बन जाता है। अब जो आती है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आती है। प्रथम तथ्य यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति भारत के रहे। उसके बाद में पद पर मृत्यु होने वाला जो राष्ट्रपति था वो जाकिर हुसैन था, जिनको कि पद पर मृत्यु हो गया था। तब उसके बाद में जो था वो कार्यवाहक यानी कि बीबी गिरी जो था वो आप कार्य कार्य पर थे, तो उनको जो है वो राष्ट्रपति बनाया गया। तब जो है वो जो कि उपराष्ट्रपति थे, तब इनको को जो है वो कार्यवाहक के रूप में जो है वो इनको क्या कर दिया, इनको क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति बना दिया गया। यानी कि प्रथम कार्यवाहक जो, यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट जो था वो आपका कौन था, बीबी गिरी था। अब जो है वो बीबी गिरी कुछ दिन के बाद क्या कर देते हैं, त्याग पत्र देते हैं, यानी कि रिजाइन देते हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति की पद भी खाली और उपराष्ट्रपति की पद भी खाली। तो ऐसे में क्या हो जाता है, देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश को प्रथम बार जो है वो मुख्य न्यायाधीश के रूप में, यानी कि कार्यवाहक के रूप में राष्ट्रपति के पद पर बैठाया जाता है। तब एम हिदायतुल्ला को, जो कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उस टाइम, तब उनको के राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया। अच्छा, द्वितीय चक्रण की मतगणना, यानी कि जो है वो सेकंड राउंड काउंटिंग की गई, मतदान की गई, वो बीबी गिरी के लिए किया गया। निर्विरोध राष्ट्रपति जो चुने गए वो आपका नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। उसके बाद में जेवी जेवी वीटो जेवी वीटो जो कि वीटो का प्रयोग करने वाले पहले प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आपका ज्ञानी जैल सिंह 1986 में, 1986 में। तो ये ज्ञान जैल सिंह जो है वो एक अनपढ़, यानी कि डाक अधिनियम को लेकर जो ये जो है वो एक अनपढ़ यानी कि निरक्षर, इनकी सिग्नेचर भी करना नहीं आता था, ये राष्ट्रपति रहे। उसके बाद में अधिक उम्र का राष्ट्रपति जो है वो आपका आर वेंकट रमन है। उसके बाद में काम समय के लिए जो राष्ट्रपति रहे हैं वो आपका रहे हैं जाकिर हुसैन। अच्छा, एक ऐसी राष्ट्रपति जिनके समय काल में 4 प्राइम मिनिस्टर, यानी कि 4 प्रधानमंत्री के साथ जो है वो काम हुआ, शंकर दयाल शर्मा। उसके बाद में प्रथम दलित राष्ट्रपति पुरुष में अगर है तो वो है के आर नारायण है। उसके बाद में प्रथम प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति जो है वो आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, जो कि एक विवाद वाले हैं, जो एक क्या है, तो एक विवाद वाले हैं। विवाद वाले कैसे कि ये दलित हैं और इनके नाम में सिंह लगा हुआ है, तो दलित कैसे हुए। उसके बाद प्रथम महिला दलित आदिवासी राष्ट्रपति जो रहे हैं वो आपका द्रौपदी मुर्मू रहे हैं, जो कि 15वें नंबर के भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति जो रहे हैं वो आपका एस राधा कृष्णन सर्वपल्ली रहे हैं। फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रहे हैं। यहाँ पे नोट में यह बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं रहा जा सकता है। आर्टिकल 62, 6 माह के अंतर्गत जो है वो चुनाव होना है जरूरी। 6 महीना के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए किसी भी हालत में। तो एक आज्ञा पत्र ऐसे में किया गया था, कभी भी पद खाली नहीं रहा जा सकता। अब बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति को हम लोगों ने क्रम से नहीं याद कर रखा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि भारत के सबसे पहला जो राष्ट्रपति हुआ करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे। और सेकंड में जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि भारत के प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति, यानी कि फर्स्ट नॉन पॉलिटिकल प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन। उसके बाद में थर्ड नंबर पर आती है डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन के मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो था
वो उस टाइम जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे उनकी जो है वो पद पर रहते ही डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। और उस समय जो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे बीबी गिरी, उपराष्ट्रपति। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की क्या हुआ कि पद पर मृत्यु हो गया, तो लोगों ने कहा कि भाई उपराष्ट्रपति है जिनको कि उप राष्ट्रपति के पद पर जो है वो कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर दिया जाए। बीबी गिरी को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और बीबी गिरी चालाक क्या निकले कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर गया और उन्होंने रिजाइन मार दिया। बहुत दिक्कत की बात आ गई भाई। अब तो देश में बहुत ज्यादा मामला खड़ी हो गया कि एक तो जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई है घर में, और दूसरी चीज कार्यवाहक के रूप में मैंने उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति के पद पर भेजा तो बीबी गिरी भी रिजाइन मार दिए। अब तो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की पद जो है वो खाली रह गए। अब बनाए तो किसको बनाए भाई? अब ऐसी कोई किसी चोर लुंगेड़ा को तो बना नहीं सकते राष्ट्रपति। तो ऐसे में क्या हुआ कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस टाइम जो थे एम हिदायतुल्लाह, उनको जो है वो राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया कि हाँ भाई जो आप कुछ दिन के लिए पद को संभालिए, अभी जो हमारा पद जो है वो खाली है। उसके बाद आप देखिए कि तीसरी बार द्वितीय द्वितीय बार जब इलेक्शन में जीते बीबी गिरी, तब उन्होंने दोबारा काउंटिंग करवाए कि जो है वो काउंटिंग जो है वो गलत हो गया, हमको जानबूझ के हराया गया है। और जानबूझ के हराया गया है, मेरी ही जीत था। और बीबी गिरी जो है वो उसके बाद में तीसरे राष्ट्रपति बने। तो पहले में क्या रखा था, इससे पहले तुमने रिजाइन क्यों मारा था? तो बीबी गिरी जो है वो रिजाइन मारा, उसके बाद तीसरे उसके बाद पहले बीबी गिरी इंसान बन गए जो कि दोबारा काउंटिंग करवाने वाले इंसान बन गए। तो कोई ना कोई चीज ये नया करने की हमको लगता है कि कोशिश करते रहते हैं। तो ऐसा बीबी गिरी के साथ हुआ। उसके बाद आया फखरुद्दीन अहमद जो कि 5 नंबर के राष्ट्रपति रहे। अब इनको कैसे याद रखे भाई? तो फखरुद्दीन, फखरुद्दीन से आप क्या याद रहे? फखरुद्दीन यानी कि पकड़ना, यानी पकड़ना। अब कोई भी चीज को अगर हम पकड़ते हैं तो किससे पकड़ते हैं? आप कहेंगे हाथ से पकड़ते हैं। और हाथ में कितनी उंगलियां होती है? 5 होती है। यानी कि जब भी हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो 5 उंगलियां से पकड़ते हैं। यानी कि फखरुद्दीन अहमद जो है वो 5 नंबर पर राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई? आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद में छठे नंबर पर आते हैं नील संजीव रेड्डी। नील संजीव रेड्डी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये निर्विरोधी राष्ट्रपति चुने गए थे। अब 6 को आप ध्यान से देखिए और इमेजिन करिए कि नीलम संजीव रेड्डी का कुछ आइकन दिख रहा है या नहीं दिख रहा? तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। 6 को ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे करके मोड़ देंगे, यानी कि 6 को हम कुछ इस तरीके से अगर मोड़ देंगे तो पूरी तरह से जो है वो 6 के रूप में 6 ऐसे रहती हो। 6 तो ऐसे रहती है भाई, 6 ऐसे रहती है। और इसको जो है मैं अगर हम ऐसे मोड़ दे तो ये नील कमल नील संजीव रेड्डी के मामले में ये दिखाती है। तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो हमारा करेक्ट उत्तर हो सकती है। उसके बाद आती है 7, यानी कि 7 नंबर पर जो था वो आपका ज्ञानी जैल सिंह था। अब ये कैसे होगा? तो इसका भी ध्यान रखिए कि 7 मतलब हम लोग याद रख देते हैं सेब, यानी कि सेब। और ज्ञानी जैल सिंह, जैल मतलब होती है जल, यानी कि ज्ञान अति सेब, यानी कि सेब करके जल को कौन रखेगा? जिसके पास ज्ञान रहेगा। क्योंकि बेवकूफ लोग तो होते हैं जो पानी को एकदम से पानी को बहाते रहते हैं, पानी की अहमियत उनको असल में पता नहीं रहता। तो ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो पानी को वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि पानी जो है वो सीमित पृथ्वी पर है। एक दिन ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब पानी के लिए लोग तरसेंगे, लिटरली तरसेंगे। तो ज्ञानी लोग जो रहते हैं वो पानी को बर्बाद वेस्ट नहीं करते हैं। तो सेब, यानी कि सेब, सेब कौन रखता है? ज्ञानी लोग रखता है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं 8, यानी कि 8। 8 से आप 8 पर आपका आते हैं रामा स्वामी वेंकट रमन, वेंकट रमन, यानी कि वेंकट रमन। वन वन में क्या होती है? वन में क्या होती है? पेड़ कटती है। और पेड़ जो रहती है वो कुछ इस तरीके से रहती है। जब वहां पे काटने आप जाइएगा तो आरी से काटिएगा, आरी जो है ऐसे करे काटेगा। और जब ऐसे करे काटेगा तो 8 की तरह वो दिखेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 8 से आपका हो गया। 8 नंबर पर वेंकट रमन है। किस तरह से हमको जो है वो आंसर तक पहुंच जानी है किसी भी तरह से दोस्त। चलिए, अब 8 के बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर पर कौन है? तो आप कहेंगे शंकर दयाल शर्मा। अब इसको कैसे याद रखेंगे? नो को आप ध्यान से जब आप देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये जो स है वो भी आपका जो है वो 9 की तरह है। यहाँ से अगर थोड़ा सा ऐसे कर दे तो ये स हो गया। तो शंकर दयाल चौधरी में भी है, और शर्मा में भी है, शंकर दयाल में भी है और शर्मा में भी है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं शंकर दयाल शर्मा, जो कि 9 नंबर पर जो कि स की तरह दिखती है। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल।
उसके बाद में 10 नंबर पर क्या आते हैं? 10 नंबर पर KR नारायण। अच्छा, नारायण से मुझे याद आती है विष्णु यानी भगवान। और भगवान के कितने अवतार थे जी? तो आप कहेंगे 10 अवतार थे, यानी कि नारायण जी के 10 अवतार थे, यानी कि 10 पर आपका आ गया KR नारायण थे। आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद में 11 पर आती है APJ अब्दुल कलाम। कलाम से मुझे याद आती है पेन, लिखने वाला। और कलम, कलम अब्दुल, दुल मतलब दूगो कलम को खड़ा कर दीजिएगा। दूगो जब आप कलम को इस तरीके से खड़ा कर दीजिएगा तो वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखेगा कि वो 11 का मुझे लगता है कि साइन है। तो आप ऐसे तो करके आंसर तक पहुंच जा सकते हैं अगर ध्यान में रखेंगे तो। एक से दो बार रिवीजन कर लेते हैं तब। उसके बाद आते हैं श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती है। उसके बाद में डॉक्टर प्रणब मुखर्जी आती है। उसके बाद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आती है। उसके बाद में 15वें नंबर के जो आती है वो द्रौपदी मुर्मू आती है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रथम महिला दलित आदिवासी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। और प्रतिभा देवी सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति है। और KR नारायण के भी बारे में मैंने आपको बताया था ऊपर में 10 नंबर में जो थे KR नारायण के बारे में, कि KR नारायण जो थे प्रथम दलित राष्ट्रपति पुरुष थे। तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो अब थोड़े चलते हैं, हम इसको रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन के मामले में जो आती है मामला, वो आपका जो आती है कहाँ से आती है? अब इसको जो है हम थोड़ा सा और डिटेल की बात करते हैं तो फोटो के साथ आप देख सकते हैं। ये रहा प्रथम नंबर पर मैंने आपको बताया कि राजेंद्र प्रसाद है। सेकंड नंबर पर मैंने आपको बताया था कि ये जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। उसके बाद में जाकिर हुसैन है। उसके बाद में बीबी गिरी है। और उसके बाद में जो फिफ्थ नंबर पर है वो कौन है? आप कहेंगे कि बीबी गिरी के बाद आपका आया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मैंने आपको बताया था मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह कौन थे? तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वो देश के सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए थे जब ये रिजाइन मारे थे। उसके बाद फिर आया था बेबी गिरी आए थे। उसके बाद में आया था फखरुद्दीन अली अहमद आए जो पकड़ने ही काम कर रहे थे। उसके बाद में बीडी, उसके बाद में कौन आए थे? तो आप कहेंगे उसके बाद में बीडी जाती आए थे। ये तो शायद उस लिस्ट में। उसके बाद में नील संजीव रेड्डी आए थे। उसके बाद में जाकिर हुसैन आए थे। उसके बाद में 7 नंबर पर कौन आए थे? तो आप कहेंगे कि 7 नंबर पर आए थे जैल सिंह आए थे, ज्ञानी जैल सिंह आए थे। उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्लाह आए थे, फिर आए थे लगता है कि उसके बाद में फिर ये कुछ इस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो लिस्ट आए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 11 नंबर पर है। उसके बाद में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आए थे। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी आए थे। उसके बाद में रामनाथ कोविंद आए थे। और अभी जो है वो आपका द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है जी। अब जो है वो हम लोग कोशिश किया। अब जो हम लोगों ने टेस्ट लगाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो का जो मेन पॉइंट अगर कहीं कह सकते हैं तो वही है। पूरा पढ़ने का जो है वो फायदा हुआ या नहीं हुआ, उसका जो आप लोग चेक कर लीजिए कि जो है हम लोग ठीक पढ़ते या नहीं पढ़ते। अब जो है वो हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं कि आखिर जो है वो ठीक पढ़ा हुआ है या नहीं है। अगर ठीक नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। चलिए, आज का जो पहला नंबर क्वेश्चन है ये आ रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए बुलाए कुल कितने सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है? तो कुल कितने सदस्य को नॉमिनेट किया जाता है? आप कहेंगे वो किया जाता है, कुल सदस्य को नॉमिनेट जो किया जाता है वो आपका 12 को किया जाता है नॉमिनेट, 12-14 को किया जाता है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका है संसद का अभिन्न अंग है। अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो कितने सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं? तो आप कहेंगे वो जो किया जाता है 12 किया जाता है। वहां पे होगा आपका 14 होगा, यहाँ पे आपका होगा 14 होगा। उसके बाद वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? आप कहेंगे वो भी किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न में से वो राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे हैं?
तो आप कहेंगे वो जो रहे हैं वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, जो कि प्रथम भारत के राष्ट्रपति हैं। देश की सशस्त्र सेनाओं को सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? तो आप कहेंगे वो जो आपका है वो राष्ट्रपति होते हैं, तीनों कमांडर का। एकल संक्रमणीय वोट पद्धति में हर मतदाता व्यक्त करता है, तो वो राइट आंसर कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे वो उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं उतने ही होगा, प्रत्येक नागरिक को तो मिलता नहीं है। निम्न निम्नलिखित में से वो कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो वो कौन थे जी? तो आप कहेंगे वो जो थे वो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी थे, जिनको कि निर्विरोध चुना गया था। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात स्थिति घोषित कर सकते हैं? तो वो आपका कर सकते हैं 352 के तहत कर सकते हैं। और राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किया था? तो आपको पता होगा कि वो किए थे 3 बार किए थे, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति के आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी? तो वो किया गया था आपका 1975 में। उसके बाद में संवैधानिक प्रणाली असफल होने पर किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो वो आपका जो होता है वो आता है 356 के तहत। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे प्रस्तुत कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो आप कहेंगे वो जो देते हैं वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक की कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो वो कर लेना चाहिए, कितनी कर लेना चाहिए? आप कहेंगे 35 वर्ष कर लेना चाहिए। संविधान में कितने वर्ष के आपातकाल का प्रावधान है? तो वो कितने का प्रावधान है? अरे यार, 15 के बाद 16 कहाँ हो गया? भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग के किस देश से संविधान से लिया गया है? तो आपका लिया गया है वो लिया गया है यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति की सेवानिवृत्त की आयु क्या है? तो सेवानिवृत्त की जो आयु है वो आपका कोई भी डिनोट नहीं किया गया है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है? तो वो कौन बुलाता है जी? आप कहेंगे वो राष्ट्रपति बुलाता है। उसके बाद में संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? तो आपका जो प्रावधान है वो आपका है 3 प्रकार के प्रावधान है। भारत में कितनी बार राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषित कर चुके हैं? तो कर चुके हैं लगभग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक भी बार अभी तक आपातकाल वित्तीय आपातकाल इनकी फाइनेंशियल नहीं लगी है। उसके बाद में हमारा 20 में था, भारत में कितनी बार? 21 नंबर में आपका है कि वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप कहेंगे 360 में किया गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। भारत में किस प्रकार के आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो वो किया गया है आपका सिर्फ और सिर्फ आंतरिक आपात स्थिति में किया गया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो वो चलाया जा सकता है आपका जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से संगठित अधिक नहीं संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे तो वो कहाँ के थे? तो आप कहेंगे वो जो थे वो बिहार के थे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, ये रहा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ से तो निकलेगा। देखिएगा, आप पहला नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया था? भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो किया गया है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो वो किया गया है संविधान आपका जो है
वो 5 में किया गया है। किस में किया गया है? अरे 5 में किया गया, ठीक है जी। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है आपके किस में होती है? संघ की कार्यपालिका निहित होती है, तो संघ की जो कार्यपालिका, अरे यार फालतू फालतू में बीच में काम होगा। उफ। यहाँ से देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो वो जो किया जाता है वो आपका 5 में किया जाता है। आपका जो संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ये देखिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, तो वो आपका राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है? तो वो किस में होती है? तो आपका जो होती है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है? तो वो आपका होती है अनुच्छेद 53 में होती है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होती है, वो निर्वाचन किस प्रकार होती है? तो वो आपका होती है प्रत्यक्ष रूप से होती है, नहीं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होती है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रदान होती है। तो ये बात सही है, अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि हम लोग जो भेजते हैं वो उन लोग हम लोग जो प्रत्याशी भेजते हैं वो हम लोग का प्रतिनिधित्व जो होती है वो राष्ट्रपति को वोट देती है, एमएलए और एमपी देती है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद के सभी सदस्य और विधान सभाओं तथा परिषदों के सभी सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों तथा विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये आपका बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत है? ये देखिए क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो वो क्या कहता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नीचे नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ये देखिए ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होती है। उसके बाद में एक कथन है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण, राष्ट्रपति की शक्तियां की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? तो कौन एक सही है? आप कहें कि ए सही है किंतु आर गलत है। आर जो है गलत है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति की शक्तियां का कोई सीमा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका जो ए नंबर सही है कि ए नंबर में क्या है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया जो होती है भारत का राष्ट्रपति होती है, ये सही है। उसके बाद में भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2024 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया।
तो वो आपका जो है वो संसद है। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करेगा? तो आप कहें कि मैंने अभी आपको बताया था, वो जो ये करेगा वो भारत के राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता, तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओहो। तो कितनों वर्ष तक उपराष्ट्रपति निभा सकते हैं? तो आप कहेंगे वो जो निभा सकते हैं वो 6 माह तक निभा सकते हैं। 6 माह के अंदर अंदर राष्ट्रपति का चुनाव होना ही होना है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो किसको हो गई थी? ये आरआरबी का क्वेश्चन है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो वो जो हो गई थी वो हो गई थी डॉक्टर जाकिर हुसैन की हो गई थी। इधर हम लोगों ने किए थे 12। उसके बाद में फिर अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इधर हम लोगों ने किए थे। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्याग पत्र, तो वो, हाँ इसको किए थे। अच्छा शायद इसको तो किए थे 6 माह तक, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो कौन नहीं लेता? लोकसभा लेता है, विधानसभा लेती है, और उसके बाद में लेती है राज्यसभा लेती है। लेती कौन नहीं? तो आप कहेंगे विधान परिषद नहीं उसमें लेती है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो वो किया था न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला ने कब किए थे? मैंने अभी आपको बताया था कि एम हिदायतुल्ला जो है वो मुख्य, और क्या कहते हैं उसको, मुख्य हिदायतुल्ला जो थे, क्या उसको कहते हैं, मुख्य हिदायतुल्ला जो थे, वो आपका एक तरह से कह सकते हैं आपकी मुख्य हिदायतुल्ला जो रहे हैं वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो बीबी गिरी ने उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति किए थे, क्योंकि उस समय जो हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुआ था। तो मृत्यु हुआ था तब वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर गए थे, और उसके बाद में बीबी गिरी जो है रिजाइन मार देते। तो जो बने थे वो देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यही न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। अगला नंबर है, कथन ए, भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। कारण, एक एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। यहाँ पे क्या लिखता है? उपयुक्त के संदर्भ में सही उत्तर चुनिए। सही है किंतु गलत है आर नहीं। ए जो है, ए और दोनों सही है, और ए का सभी स्पष्टीकरण भी सही है। ए जो है आपका सही है। आप कहें कैसे? यहाँ पे देख लीजिए आप थोड़ा सा, भारत का राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन चुना जाता है, हो गया, अप्रत्यक्ष चुना जाता है। एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को, विधान परिषद नहीं उसमें भाग लेती है, वो लेती है विधानसभा ही लेती है। उसके बाद में राष्ट्रपति को उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, पढ़ा लिखा हो या नहीं हो उसे कोई मतलब नहीं है, तो जरूरी ये नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, तो वो कौन होते हैं? तब कहेंगे वो जो होती है
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन सदस्य हो, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हो ना, सभी संसदों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हो हाँ, इसमें जो है वो ये सब भाग लेते हैं। अगला नंबर है, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के परंतु उपरांत अब अपनी सदस्यता छोड़नी होती है। अपनी सदस्यता जो क्या होती है, छोड़नी पड़ती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो वो करता है 57, जो कि पुनः आप निर्वाचित हो सकते। जैसे अमेरिका में है कि 2 बार से ज्यादा आप नहीं हो सकते, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय को सांसद। भारत के भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसकी व्यक्ति की आयु पूर्ण बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष ना। आगे है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ये देखिए पूछा गया है आपका बीपीएससी 1994, 47 बीपीएससी 2005 में। तो हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग के जरिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो वो चलाया जा सकता है किसके तहत? आप कहेंगे वो जो चलाया जा सकता है 61 के तहत। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। कोई प्रतिनिधि जो कोई सदस्य जो है वो अपने प्रस्ताव को रखेगा और 1/4 की जो वहाँ हस्ताक्षर होगा और उसके बाद कोई भी सदन में जाएगा और उसके बाद में एक 4/3 सदस्य से पास होगा और उसके बाद फिर लोकसभा, अगर लोकसभा से आया तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा से आया तो लोकसभा में जाएगा और उसके बाद महाभियोग लग जाएगा। लेकिन उससे 14 दिन पहले जो है वो राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन देना होती है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है। हाँ वो तो है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। नहीं, ये गलत है। उसके बाद है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। प्रत्येक वर्ष नहीं करता। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता नहीं। अध्यादेश किन्हीं परिस्थितियों में नहीं लागू कर सकता। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा दान करे, ये तो प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता नहीं, नहीं हटा सकता। कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। असत्य है, ये तो सत्य है। असत्य कौन नहीं है? असत्य आपका है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति कराता है। नहीं, ये गलत है। कथन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। ये तो नहीं ये कारण है, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। अच्छा देखते हैं कौन सही। कथन सही है परंतु कारण गलत है। कारण जो है वो गलत है। संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद राष्ट्रपति है। नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं। कथन जो है वो राष्ट्रपति संसद का भाग है। हाँ है। कारण, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। उपयुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ए और आर दोनों सही है तथा आर और ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, राष्ट्र संसद का भाग है, ये भी सही है। और संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिल राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून बनाया बनाया जा सकता है।
आगे हमारा संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसे शुरू किया जा सकती है? तो किसे शुरू किया जा सकती है? संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। यदि मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की परिस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो वो कौन संभालेगा? तो वो जो संभालेगा वो संभालेगा उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति नहीं रहेगा तो वो संभालेगा, कौन संभालेगा? देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में देखिए वही चीज आ गया, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अभी मैंने आपको बताया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना दो? तो मैंने आपको बताया था 14 दिन पहले। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचक गण का का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है आपका राज्य की विधानसभा में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर भर लेना चाहिए। जब राष्ट्रपति मृत्यु त्याग पत्र या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? 6 महीने तक कर सकता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है 1 2 3। 1 2 3 में क्या कहा गया है दोस्त? आपको मैंने अभी तुरंत ही कुछ टाइम पहले ही बताया था, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 1 2 3 जो आर्टिकल है वो आपको क्यों क्या डिनोट करता? तो आप कहेंगे 1 2 3 क्या डिनोट करता? आप थोड़ा सा एक बार सोच के देखिए कि 1 2 3 जो मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो क्या डिनोट आखिर में करता क्या है? डिनोट कुछ ना कुछ तो डिनोट करता होगा ना। तो 1 2 3 के मामले में मैं अगर आपको बताऊं कि 1 2 3 जो है वो जो डिनोट करती है भारत के राष्ट्रपति के मामले में, वो जो करती है 1 2 3 कितनी करती है? 1 2 3 जो करती है वो कितनी करती है? तो आप कहेंगे 1 2 3 जो करती है यानी कि 123 जो करती है। अरे यार, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जा सकता है? तो 6 सप्ताह तक। 6 माह नहीं, 6 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तब निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता? तो वो रह सकता है राज्यपाल। और एक जो यहाँ पे काफी अच्छा ट्रिक है, इसको आप देख सकते हैं। पकानी कोका दियो दशम। पकानी मतलब होती है प से पद होती है, का से कार्यपालिका यानी कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर जो होती है वो राष्ट्रपति में होती है, नी से नियुक्ति होती है, जो कि 54 में। बाकी यहाँ से पकानी कोका दियो दशम करके 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 61 में आपका माँ से महाभियोग लाया जा सकता है। तो इन सब की जो स से शपथ है, द से जो है वो आपका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद में आपका ये सब जो देख सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।